मोदी 20 पर आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय श्री विनोद अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष, श्रीमती मधु शर्मा जी, हमारी जिलाध्यक्ष, डॉक्टर रोशन लाल जी जिनको अभी हमने सुना, डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी जिनकी ओजस्वी कविता हम लोगों ने सुनी, और इस कार्यक्रम का संयोजक और संचालन कर रहे माननीय गोस्वामी जी, प्रदीप गोस्वामी जी, आप सबको मेरा अब मैं नमन करता हूँ। मोदी 20 की जो बात यहाँ सुनने और समझने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं, उसमें जैसा कहा गया कि सब कुछ एक कार्यक्रम में कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के साथ मुझे, उनको 20 साल हुआ काम करते हुए, तो मुझे भी उनके साथ वही 20 साल हुए हैं। जिस दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर जिस दिन वो कार्यालय में गए थे, उसी दिन मैं भी उस कार्यालय में नियुक्त हुआ था, और लगभग 2 घंटे के अंदर मैं पहले पहुंचा था, साफ सफाई करके उनको फिर हम लोगों ने स्वागत किया था ऑफिस में। तो ये मेरा भाग्य रहा है। उसके बाद 2014 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके सचिव के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, और उनके जो भगीरथ कार्य है उनमें जैसे एक राम सेतु बनाने के समय एक गिलहरी का उल्लेख आता है कि राम सेतु बन रहा था, बानर नल नील जैसे महाबानर लोग बांध रहे थे, और एक गिलहरी भी अपना तिनका जैसा कुछ उसी पे ले आती थी, रखती थी, उठाती थी, रखती थी। तो उसको पूछा गया, तुम क्या कर रही है, तुमसे क्या होगा इसमें? कहीं मैं राम सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही हूँ। तो वैसा ही मेरा छोटा मोटा योगदान देने का मेरा भी सौभाग्य रहा। उसके बाद माननीय मोदी जी जब लोकसभा चुनाव हुआ, आप सबने उनको अपना नेता बनाया, और फिर वो लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ करके लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी डिक्लेयर होने वाला था, ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है। उसके लगभग 36 घंटे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, शर्मा जी दिल्ली चलने की तैयारी कर लीजिए। चुनाव का रिजल्ट आने के पहले मैं भागा घर गया कि माननीय जी का ऐसी इच्छा और आदेश है। तो हमारी पत्नी ने हंसते हुए यही कहा कि पहले रिजल्ट तो आने दो। तो ऐसे माननीय मोदी जी हैं जिनका सच में वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, उनके व्यक्तित्व का, उनके कार्यों का, उनके प्रशासनिक सूझबूझ का। जिस भी पासे को हम पकड़े उस पे अनंत काल तक हम गाथा लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। ये बहुत सारी किताबें लिखी भी गई हैं उनके ऊपर। उन्हीं में से ये एक किताब मोदी 20 लिखी गई है, जिसका शीर्षक है ड्रीम्स मीट डिलीवरी। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, मैंने भी इसको पढ़ा है, और ये मोदी 20 किताब है जिसे आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ी अच्छी लिखी हुई किताब है, और सबसे हमारे साथ काम किए हुए लोग हैं, तो उनके संस्मरण देख करके, पढ़ करके मुझे और भी अच्छा लगा। ज़्यादातर घटनाएं भी जो उन्होंने लिखी हैं, वो घटनाएं भी ज़्यादातर ईश्वर की कृपा से, आप सबके उत्तर प्रदेश का मैं संतान हूँ, आप सबके कृपा से, भगवान बांके बिहारी भगवान शिव की कृपा से, आप सबकी कृपा से जितनी ज़्यादातर जो संस्मरण लिखे गए हैं, उन संस्मरणों का मैं व्यक्तिगत साक्षी भी ज़्यादातर का रहा हूँ। तो ये भी एक आपके इस संतान का, आपके इस बेटे का ये भी एक सौभाग्य रहा है। मोदी जी की थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन चूंकि बात
रोचक है, इसलिए शायद थोड़ा समय लेकर के कहना प्रासंगिक होगा। मोदी जी की जो कार्यशैली है भाइयों बहनों, वो अन्य किसी व्यक्ति के समझ में आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए किताब में तो जब आपको मौका मिलेगा जरूर पढ़िएगा, लेकिन कुछ दृष्टांतों को वो करके, कुछ दृष्टांत उस पुस्तक में है भी, कुछ दृष्टांत उसमें नहीं भी है, ऐसे कई दृष्टांतों को मैं चाहूँगा आपके समक्ष रखना। सबसे पहली बात जो यहाँ भूकंप की बात आई, तो भूकंप में जो उन दिनों थोड़ी अव्यवस्था हुई थी या असंतोष पैदा हुआ था भूकंप के व्यवस्थापन में, 2001 में बड़ा विनाशक भूकंप गुजरात में आया था। उस भूकंप में हजारों लोगों की जान गई थी, लाखों मकान और बिल्डिंगें गिर गई थीं, कई लोग मकानों के अंदर मलबे में दबे हुए थे। ऐसी एक विभीषिका, ऐसा एक विनाशकारी भूकंप जो बहुत कम सदियों में, बहुत कम नहीं देखा गया है, ऐसा एक भूकंप आया था। हम सब उन दिनों अधिकारी थे, हमारी भी ड्यूटी लगाई गई थी, हम लोग भी उसके व्यवस्थापन में लगे थे। लेकिन कुल मिलाकर के उस व्यवस्थापन में कुछ कमियां नेतृत्व ने पाई, जिसके चलते उन दिनों के माननीय मुख्यमंत्री जी को बदल करके माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जनवरी में भूकंप आया, जनवरी से अक्टूबर तक वो चलता रहा काम। अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ भाग जनवरी का, 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था और 26 जनवरी 2002, मतलब अक्टूबर में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली 3-3.5 महीने का समय मिला था। उन दिनों में इन्होंने क्या किया, पहले मैं समझा दूं आपको। पहला काम तो इन्होंने ये किया, हम सब अधिकारी थे तो इसलिए मुझे वो संस्मरण याद है। एक बार बुला के कहे कि भाई आप लोग क्या व्यवस्थापन है, जरा समझाइए। तो हम लोगों ने समझाया अपनी बुद्धि समझ से। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में उन्होंने 1 या 2 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया और बुला करके उनकी मीटिंग लिया। ऐसे लगभग 30-40 अधिकारियों जो बुरी तरह से प्रभावित जो जिले थे और जो तहसील और ब्लॉक थे, उन सब में 2-2 अधिकारियों को, कहीं कुछ में IPS भी लगाए गए, कुछ में IAS लगाए गए। जो भी अच्छे अधिकारी, जो गुजरात के अच्छे अधिकारी माने जाते थे, चुने हुए अधिकारियों को उन सबसे अति प्रभावित, सबसे बुरी तरह से प्रभावित उन ब्लॉक्स में लगाया गया। और उनको, मुझे याद है, उनको बैठा करके उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक का, इस तहसील का, इस जिले का आज से आप मुख्यमंत्री हैं। आपको जो निर्णय लेना हो वो निर्णय वहां जा करके, वहां बैठ करके लीजिए। और अगर कोई चीज आपकी समझ में ना आ रही हो तो आकर के वापस सप्ताह में जो है हमको आप आकर के, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन आपको वहां जाना है और सप्ताह के अंदर आकर के हमको मिलना है। क्या किया आपने, क्या देखा आपने। मैं उन जगहों का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं। और आप मानोगे नहीं कि देखते देखते महीने, 1.5 महीने के अंदर वो सारी परिस्थितियां पलटने लगी। क्योंकि अधिकारी जब जाता था और देखता था कि यार हमने जो शासनादेश किया था वो तो एकदम निष्फल है, वो तो एकदम बेकार शासनादेश है। कभी कृषि वाला गया, उसने देखा कि कृषि हमने जो अभी 15 दिन पहले हम शासनादेश किए थे वो तो यहाँ प्रभावी हो ही नहीं सकता, वो तो यहाँ लग ही नहीं सकता। पशुपालन वाला गया, देखा कि ये तो पशु मरे पड़े हैं और हमारा शासनादेश जो है वो नए पशुओं की बात कर रहा है, अभी पहले मरे वालों की तो बात करो। तो इस तरह की जो खाई थी शासन और जो निचले स्तर पे शासनादेश में और स्थानीय परिस्थितियों में जो खाई थी, उसको उन्होंने चुटकी बजा करके 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से पाट दिया और 15 दिन, 1 महीने के अंदर तो उसके परिणाम आने लगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी हमारी कितना हिम्मत और कितनी इसके लिए ताकत चाहिए होती है, ये वह प्रेशर होता है कि भाई जब लाखों मकान गिर गए हैं तो स्वाभाविक है कि कई लाख लोग बेघर हैं, सड़क पे सो रहे। ठंडी का सीजन था वहाँ गुजरात में, कच्छ इलाके में ठंडी बड़ी अच्छी खासी पड़ती है। तो एक ठंडी जनवरी में भूकंप आया, फिर दूसरी ठंडी आने लगी थी, अक्टूबर नवंबर आने लगा था, ठंडी का दिन फिर से आ रहा था।
बड़ा प्रेशर था कि जैसे तैसे करके मकान बना दिए जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। बहुत प्रेशर था विधायकों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का, और मानवीय परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि भाई लोग रहेंगे कहाँ। टेंट की व्यवस्था की गई, टेम्पोररी रहने की व्यवस्था की गई, वो सारा कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने एक बात पे मचक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जितने भी नगर में जितने भी मकान गिरे, उन सारे नगरों की नए सिरे से, नए ढंग से मैं नगर रचना करूंगा और उसके बाद नए मकान बनाऊंगा। ऐसा अब नहीं, अब ये इस समस्या को एक चुनौती को एक अवसर में पलटने का एक हमारे पास एक मौका है कि जो आड़े धड़ जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, मकान बने थे, दुकानें बनी थी, बिल्डिंगें बनी थी, उनकी जगह एक अच्छे से नगर रचना करके और फिर हम मकान बनाएंगे। तो भुज जो जिला है जहाँ सबसे जो अति प्रभावित था, उसमें आज भी आप जाओगे, चाहे भुज में जाओ, चाहे बचाऊ एक तहसील थी वहाँ जाओ, रापर जाओ, वो भी एक तीसरी तहसील थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये तहसीलें थी। इन सारे में हम लोगों ने स्वयं वहाँ खड़ा होकर के नई नगर रचना करवाई और उसके बाद कहाँ मकान बनेंगे, कहाँ अस्पताल बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ बगीचे बनेंगे, कहाँ पानी का तालाब बनेगा, कहाँ पानी की टंकी बनेगी। इतना 1 साल हो गया था उस भूकंप को आए हुए। एक मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे उस वहाँ की उन दबावों के चलते। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे मकान नहीं बनने देंगे। और बनाने वाले भी तैयार थे कि भाई साहब आप कहिए, हम यहाँ खोस दें, वहाँ डाल दें, मकान यहाँ बना दें। कहा ये नहीं, ऐसे नहीं, आप प्लानिंग के तहत बनाओ। और वो मकान भी आप मानोगे नहीं कि हम लोगों ने 3 महीने 2 महीने के अंदर पूरी नगर रचना नहीं बनाई। नगर रचना बनने के बाद वो सारे के सारे मकान बने और आज की स्थिति में वो इलाका एक तरह से गुजरात का ही नहीं, पूरे देश का सबसे विकसित इलाकों में परिवर्तित हो गया। देखते देखते वहाँ उद्योग लगने लगे, मकान तो बन ही गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, आधारभूत संरचना बन गई। और जो मैं कह रहा था कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने और अगली जनवरी, मतलब कि भूकंप के 1 साल पूर्ण होने पर 26 जनवरी 2002 में इन्होंने दिल्ली में आकर, माननीय अटल जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे, उनसे इन्होंने बात किया कि साहब मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को मैं भूकंप प्रभावित इलाकों का मैं दौरा, सारे दुनिया के जो दूत हैं, जो एम्बेसडर है, पूरी दुनिया की मीडिया है, मैं चाहता हूं कि अब ले चल के मैं भुज को अपने प्रभावित क्षेत्रों को दिखाना चाहता हूं। माननीय अटल जी ने उसकी सहमति दी थी। हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में सारी दुनिया के जो दूतावास हैं उनको न्योता भेजा गया और उनको न्योता भेज करके इसी तरह से उनको हमने सारा का सारा वृत्तांत जो है बताया कि देखिए कितना विनाशक भूकंप था, कितनी आप लोगों ने कई देशों से सहायता भी आई थी। उस सहायता का सदुपयोग करके हमने अपने पुरुषार्थ से आज की स्थिति में 1 वर्ष के अंदर हमने भुज की ये काया पलट कर दी है। और सभी दूतावासों ने माना, सभी दूतों ने, सभी देशों के दूतावासों ने माना कि दुनिया का ये सबसे तीव्र गति से होने वाला भूकंप का पुनर्स्थापन का कार्य है। यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके दृष्टांत आज भी दिए जा रहे हैं कि भूकंप का जो 2001 का माननीय मोदी जी का जो व्यवस्थापन था वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे किसी भी संकट काल का व्यवस्थापन है। दूसरा एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं, एक और घटना या दुर्घटना जो भी कह लें हुई कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही बिजली पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। तो बिजली पे ध्यान देते देते इन्होंने कुछ चीज़ों की जो ठीक करने का जो काम किया, उनमें कहीं से ये गलतफहमी पहुंच गई, फैल गई कि ये किसानों को मिलने वाली, ऐसा था नहीं। किसानों का हित सोचने वाला ऐसा, इससे उनसे बड़ा नेता कोई हो नहीं सकता। लेकिन कई तत्व होते हैं जो गलत बातें फैलाते हैं। तो ऐसी एक गलत बात फैला दी गई कि कृषि को जो बिजली की सब्सिडी मिल रही थी वो मोदी जी बंद कर रहे हैं। आंदोलन हुआ, कुछ इधर उधर की बातें थोड़ा हुआ। फिर एक मुझे याद है, किसान नेता उनको मिलने आए। किसान नेताओं से बातचीत में इन्होंने कहा कि भाई आपका जो खेत है, आपकी जो फसल है,
उसको बिजली चाहिए कि पानी चाहिए, पहले ये फैसला कर लो। गुजरात थोड़ा पानी की समस्या से जूझता हुआ उन दिनों प्रदेश था, बाद में तो उनके प्रयासों से आज पानी के उसमें भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन उन दिनों तो उन्होंने किसानों से पूछा कि आपकी फसल को, आपके खेत को पानी चाहिए कि बिजली चाहिए? तो स्वाभाविक बात थी, किसानों ने कहा कि हमारी फसल को तो पानी चाहिए, तो पानी देने की व्यवस्था मैं करता हूँ, तुम बिजली के चक्कर में काहे को पड़े, तुम इन लोगों के चक्कर में काहे को पड़े जो तुमको बहकावे में तुमको गुमराह कर रहे हैं। और उन दिनों इन्होंने देखते देखते नर्मदा कैनाल तो बनी ही, नर्मदा कैनाल का काम पूरा किया गया। नर्मदा कैनाल वर्षों से लटकी पड़ी थी, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था, उसे पूरा कराया गया। फिर सुजलाम सुफलाम करके इन्होंने पूरी एक नई कैनाल, आप मतलब वो भी एक रिकॉर्ड है कि लगभग 1.5 महीने के अंदर लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की कैनाल खोद करके जो गुजरात का सबसे पिछड़ा, जब से सूखा इलाका था, उसमें पानी की व्यवस्था हम लोगों ने उस पानी से किया जो समुद्र में चला जाता था। जो नदियों का पानी समुद्र में चला जाता था उसे रोक करके, बांधों पे थोड़ा काम करके, और सुजलाम सुफलाम नाम की एक पूरी की पूरी नई नहर 3 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने खोद करके उन सारे जो सूखा हुआ प्रदेश था उन किसानों को पानी दे दिया। ये उनका काम करने का तरीका है, किसी बात के मूल में जाना, किसी बात की जड़ में जाना कि भाई समस्या भूकंप है तो क्यों नहीं हो रहा है, किसान है तो उसकी फसल को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि बिजली दे करके कुछ वाहवाही ले लिया, कुछ दिन अखबार में छपवा लिया, कुछ दिन मीडिया में अपनी वाहवाही ले लिया कि बिजली सस्ती कर दिया, ये कर दिया। नहीं, किसान को अगर पानी चाहिए तो उसकी मूलभूत उसकी जड़ में जाओ। और तेजी कितनी, यहाँ इस किताब में भी इस बात का जिक्र है, स्पीड और स्केल। किसी लेखक ने लिखा है कि इनका स्पीड और स्केल, दोनों स्केल बहुत भव्य होता है और स्पीड बड़ी तेज होती है। स्पीड के हम 1-2 आपको नमूने बतावे, 2 नमूने बताता हूँ। एक तो इनके मन में आया कि भाई हमारा जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो जनता की सेवा करने के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना होना चाहिए। पहले का बना हुआ था, उसमें कुछ समस्याएं थी, तो ये हुआ कि चलिए मुख्यमंत्री कार्यालय और उसके साथ साथ पूरे सचिवालय की एक नई व्यवस्था। ये उनका स्वभाव है, जैसे दिल्ली में भी पार्लियामेंट बिल्डिंग कब की बनी हुई है, किसी को पड़ी नहीं थी, टूट रही है, पानी गिर रहा है। बस थोड़ी देर आप और शांत रहिए, बहुत रोचक किस्से में सुना रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाने की बात आई, तो ये हुआ कि साहब सब कुछ तैयार है, चलिए शिलान्यास कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि शिलान्यास मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को 150 दिन का मैं लक्ष्य देता हूँ, 150 दिन में आप इस बिल्डिंग को तैयार कर दीजिए, उसके बाद मैं खाली सीधा आकर के उद्घाटन करूँगा, हम शिलान्यास में नहीं पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखते देखते जो है इसको काम को पूरा करिए, और मैं एक साथ ही आऊँगा, उद्घाटन ही करूँगा। और आप मानोगे नहीं, 150 दिन का जो लक्ष्य था, उसके पहले जब लक्ष्य दे दिया गया है तो लक्ष्य को पूरा करना हम लोगों जैसे लोगों का काम होता है। IAS अधिकारी हो या इंजीनियर हो, उनका काम होता है मुख्यमंत्री द्वारा दिए हुए लक्ष्य को पूरा करना। उसे हम लोगों ने पूरा किया और एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री कार्यालय बना करके हमने उनको अर्पित किया, जनता को अर्पित किया। जब उद्घाटन करने आए तब मैंने ही उनको याद कराया कि साहब ऐसा है कि उन दिनों तो आपने मना किया था, लेकिन उद्घाटन के साथ साथ अगर आपकी अनुमति हो तो शिलान्यास का भी एक पट्ट लगा दिया जाए, नहीं तो कोई आएगा बाद में कहेगा कि ये तो हमारे समय में इसका शिलान्यास हुआ था। आप समझ रहे हैं, ऐसे कहने वाले भी लोग हैं कि कुछ भी करो अपना नाम उससे जोड़ देते हैं कि ये तो हमारे समय शुरू हुआ था, मोदी जी ने आके इसका खाली उद्घाटन कर दिया। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, दोनों शिलान्यास का उद्घाटन का बोर्ड एक साथ एक ही दिन लगाया गया था। आज भी वो दोनों बोर्ड एक ही जगह लगे हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में आप कभी गुजरात में जाएंगे तो दिखेंगे। उसी तरह एक महात्मा मंदिर करके एक बिजनेस सेंटर हम लोग बनाने का उनकी इच्छा हुई गुजरात में, और बिजनेस सेंटर जहाँ सभी बिजनेस के काम होते हैं और बहुत अच्छा बना है। उसका भी ऐसे ही
कहा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसमें 1.5-2 साल का समय दिया गया था। काम शुरू हुआ, अचानक एक दिन बुला के उन्होंने कहा कि शर्मा जी, ये वाइब्रेंट गुजरात नाम की एक इवेंट होती है, आप जानते होंगे, कुछ लोगों ने सुना होगा। ये अगली इवेंट जो है मैं चाहता हूँ कि इसी महात्मा मंदिर में, इसी बिजनेस सेंटर में हो। हमने कहा कि साहब अभी तो उसकी नींव रखी गई है, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? कि नहीं, वो सब आप लोग देख लीजिए, लेकिन मुझे तो करना है। और 180 दिन के अंदर जो 2 साल का काम था, और लगभग 8 महीने के अंदर जा करके हम लोगों ने पूर्ण किया। और वाइब्रेंट गुजरात नाम की जो आयोजन हुआ था, वो उसी बिल्डिंग में हुआ जिसको इन्होंने हम लोगों को। तो इस तरह से किसी भी काम को कितना बड़े पैमाने पे करना है और कितनी स्पीड के साथ करना है, कितनी, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी ज़्यादा स्पीड की उनकी दरकार होती है, उतनी ज़्यादा स्पीड की उनकी इच्छा होती है। ऐसी स्पीड से इस पुस्तक में किसी लेखक ने उल्लेख किया भी। एक और बात बताऊं, आज वो दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। अमेरिका की बात हो या अमेरिका की बात हुई भी। अभी एक वीडियो घूम रहा था जिसमें आपने देखा होगा, किसी मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे से आकर के उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आकर के कैसे जा करके, ये कितना परिवर्तन भारत की आभा में, भारत की प्रोफाइल में, भारत की छवि में कितना बड़ा परिवर्तन है मित्रों, कि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, और एक राष्ट्रपति नहीं, हमने तो 3 राष्ट्रपति देखे हैं। ओबामा से शुरुआत हुई, ओबामा को मैंने देखा है विशेष रूप से, उनके पहले भी एक थे, लेकिन उनसे मेरा व्यक्तिगत मिलना नहीं हो पाया था। लेकिन ओबामा जी और ट्रंप जी और ये बाइडेन, 3 राष्ट्रपति मैंने देखा है कि इनसे इतनी इज्जत, और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी देश के नेतागण हैं, सबके मन में भारत की छवि ऊपर करने का, इनकी अपनी खुद की जो क्षमता है, छवि है, उसको पुख्ता करने का, मजबूत बनाने का, वो जो विलक्षण जो प्रतिभा है, वो माननीय मोदी जी के अलावा न किसी प्रधानमंत्री में थी, और न ही मैं मानता हूं कि आने वाले कितने दशकों तक, कितने सालों तक नहीं किसी प्रधानमंत्री में हो पाएगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में आगे चल रही है, और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 1-2 संस्मरण विदेश के भी मैं आपको बताऊं, इस पुस्तक में उल्लेख किया भी गया है। 373 नंबर के पेज पर, पन्ने पर, माननीय जयशंकर जी, जो इस समय हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका एक लेख है, अंतिम लेख है उन्हीं का। उसमें 373 नंबर का पेज आप पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि 2011 में जब माननीय जयशंकर जी चीन में अपने राजदूत हुआ करते थे, तो उन दिनों माननीय मोदी जी चीन गए थे, चीन की यात्रा पे गए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं भी साथ में गया था। और उन दिनों गुजरात के कुछ लोग चीन की जेलों में बंद हो गए थे, कुछ मामला हुआ था, और उनको सजा हो गई थी, और कुछ लड़के शेंजन करके, वहाँ की हमारी यात्रा थी, वहाँ उनको बंदी बना लिया गया था। स्वाभाविक बात है कि जब मुख्यमंत्री जा रहा है तो लोग वहाँ, उनके परिजन जो है आए थे जाने के पहले कि साहब कुछ करिए, उन बच्चों को छुड़ा करके, उन लोगों को छुड़ा करके आप ले आइए। बहुत प्रेशर था। मुख्यमंत्री की उतनी चलती नहीं है, आप जानते ही हैं, विदेश नीति जो है केंद्र सरकार का विषय होता है। केंद्र सरकार हमारी थी नहीं, विरोधी पक्ष की केंद्र की सरकार थी, वो हमारी क्यों मदद करेंगे। फिर भी मोदी जी वहाँ गए, और चीन के जो संबंधित पदाधिकारी थे, नेतागण थे, अधिकारी थे, उसमें माननीय जयशंकर जी ने उन दिनों भी बहुत मदद किया था। अपनी जो ब्रीफ थी, अपनी मैंडेट थी, उससे भी आगे निकल कर उन्होंने हम लोगों को मदद किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री को, उनके कार्यालय को। और वो सारे के सारे लोग, मोदी जी चीन से गुजरात वापस आवे उसके पहले वहाँ की जेलों से रिहा हो गए थे। इतना असर एक मुख्यमंत्री का होना, मतलब ये ईश्वर की
ईश्वर की कृपा है। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जैसा मैंने कहा कि विदेश नीति जो है प्रधानमंत्री का कार्य होता है, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के जिम्मे का कार्य होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, और ऐसा जब एक ने देख लिया तो कई लोगों ने फिर लिखना शुरू किया, कहीं कोई जब ये नहीं भी जाते थे तब भी लोग उम्मीद करते थे। गुजराती लोग बहुत सारे विदेशों में हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि किसी को सजा हो जाती है। कोई दुबई में परेशान था तो कोई कहीं परेशान था, कोई कहीं परेशान था। अनेकों ऐसे दृष्टांत मैंने स्वयं देखे हैं, मैंने स्वयं उनको उनके आशीर्वाद से उनमें हस्तक्षेप भी किया है कि जिनके कारण उनकी प्रधानमंत्री बनने के पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय छवि उनकी बन चुकी थी, और उसका असर तब मिला देखने को जब ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जो अपने पड़ोसी देश थे, उनको भी बुलाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये एक विलक्षण प्रतिभा है जो अपने लिए एक हीरा है, जिसको हमें संजो करके रखना है, जिसके हाथों को मजबूत करना है। 2024 बहुत नजदीक आ रहा है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का संशय रखना या कहीं भी किसी प्रकार का डाउट रखना, किसी के बहकावे में आना, आप भी सजग रहिए और पूरे समाज को मोदी जी के प्रति सजग करते रहिए, ये अपना कर्तव्य है। अंतिम बात जो शायद आपके ध्यान में नहीं आती होगी, कितना बड़ा काम उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए और देश की एक, फिर से मैं वही कहूँगा कि एक चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित करना, ये कला जो है वो माननीय मोदी जी से कोई सीखे। कोरोना का जो कालखंड था, कोरोना आप जानते हैं कि कितना भयावह परिस्थिति थी। अपना देश दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में है, दूसरे तीसरे नंबर पे। तो स्वाभाविक बात है कि अगर ये कोरोना कंट्रोल के बाहर जाता तो कितनी ज़्यादा मौतें हो सकती थी, लाखों नहीं करोड़ों लोग मर सकते थे। ऐसे समय में देश को एक ऐसा सबल नेतृत्व देना, उन दिनों कुछ लोग हंसते थे, मैं भी उन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मैं एक मंत्रालय का सचिव बन गया। उन दिनों भी एमएसएमई का काम मैं देख रहा था, बहुत सारे मजदूर इधर उधर भटक रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बड़ी चुनौतीपूर्ण समय था। आरोग्य के, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी और लोगों की आजीविका की दृष्टि से भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में सबसे पहले तो ये कि जनता का मनोबल टिकाए रखना कि भाई आप घबराओ नहीं, हम बैठे हैं, आप घबराइए नहीं, हम हैं, सरकार है आपके साथ। यही एक सबसे बड़ा काम जो मैंने उनकी कार्यशैली में देखा कि इतना बड़ा देश, दुनिया की 5वें 6ठे हिस्से की आबादी, इतने बड़े देश में कोरोना का फैलाव, और देखा जा रहा है कि हर देश में अमेरिका जैसा एडवांस देश, जहाँ की आरोग्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ की सबसे उत्तम मानी जाती है, जर्मनी हो, जापान हो, जो जिनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं हमसे कई गुना कई मामले में बेहतर है, ऐसे देश भी परेशान हो गए थे। ट्रम्प जैसे व्यक्ति को स्वयं चिंता हो गई थी। ऐसे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री स्थिर भाव से पूरा का पूरा कोरोना का जो उन्होंने व्यवस्थापन किया, वो एक अपने आप में एक विलक्षण काम। और उन दिनों आपको मालूम नहीं होगा कि जब कोरोना की विभीषिका जब हमारे सामने आई तो मैं भी उन दिनों अधिकारी था, हमारी भी टीम बनाई गई, कुछ 12-14 टीमें बनाई गई कि कोरोना के अलग अलग विषयों को आप लोग देखेंगे। हमारे जिम्मे जो काम आया था वो यह आया था कि कोरोना में लगने वाली उपयुक्त जो साधन सामग्री है उसको जुटाना, विदेश से लाना हो तो विदेश से लाइए, देश से खरीदना हो तो देश से खरीदिए। ये काम हम लोगों की कमेटी को दिया गया था, जिसमें मैं भी था। पहली ही मीटिंग में सभी लोग सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अपने देश में तो पीपी किट नहीं बनती है, कोई वेंटिलेटर नहीं बनता है, ये बात तो बड़ी है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक मास्क भी नहीं बनता है। ये जो आप हाथ सैनिटाइजर बनाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में, जो अपने हाथ को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसका लिक्विड तो बन जाएगा, लेकिन उसकी बोतल की, उसकी पंप नहीं बनती है जिसको दबा करके हम
इस पे निकालते हैं। वो पंप अपने पास इतनी छोटी सी पंप होती है, लेकिन अपने देश में नहीं बनती थी। तो ये स्थिति थी अपने देश की, जो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति थी। 60 साल 70 साल के शासनकाल में किसी ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि ऐसे संकट काल में ऐसी छोटी छोटी बातों की हमें चिंता। आपको मालूम नहीं होगा कि ऐसी छोटा जो पंप लगता है जिसको हम दबा करके इस पे निकालते हैं, वो अपने देश में उपलब्ध नहीं था। मास्क वो अपने नाक पे मुंह पे लगाते हैं, वो नहीं बनता था। पीपीई किट या वेंटिलेटर या मशीन या वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे में से आपको शायद बहुत लोगों को ध्यान भी नहीं होगा कि इन बातों का उत्पादन अपने देश में कोरोना आने के 3 महीने 1.5 महीने के अंदर इन सारे के सारे सामग्रियों का उत्पादन इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगा कि 3 महीने में तो हम अपने देश को पूरा करने के बाद 3 महीने में हम एक्सपोर्ट करने लगे। आप सबको याद होगा। तो ये स्थिति है, ये माननीय मोदी जी के काम करने की स्टाइल है। उन्होंने अधिकारियों को कहा, कंपनियों को कहा कि भाई हमें इसमें से समस्या में से बाहर निकलना है, आपको जो करना हो करो। मुझे याद है मैं स्वयं MSME विभाग का सचिव बन के गया था। मैंने अपने छोटे उद्योगों को बुलाया कि भैया पंप क्यों नहीं बना सकते तुम लोग, छोटा सा इतना सा पंप होता है। कि नहीं भाई साहब, वो तो उसमें बड़ा टेक्निकल होता है, बड़ा बारीक होता है, बड़ा महीन काम है, इसके लिए हमें इतना खर्चा उतना खर्चा, अभी तो चीन से ले आ लेना ही अच्छा है। हम कहें नहीं, चीन से नहीं लाना है, अभी एकदम मरने जीने का जहाँ तक सवाल है वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें 15 दिन बाद चीन से जो आ रहा है उसको बंद कराना है। और हम लोगों ने उनको पैसा दिया, उनको ग्रांट दिया, उनके जो लेबोरेटरी थी, उनके जो फैक्ट्रियाँ थी, उनको छूट दिया कि तुमको जो करना हो करो। 5 लोगों को एक साथ मैंने स्वयं 22 करोड़ रुपया सैंक्शन किया कि ये लो, रात दिन बैठो, लेकिन हमें 15 दिन बाद तुम इस पंप बना करके हमको दो। और 15 दिन से कम समय में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से 15 दिन से कम के अंदर हमारे लघु उद्योगों ने वो पंप बना करके हमें दे दिया, और 1 महीने के अंदर वो पंप हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद। तो ये माननीय मोदी जी के काम करने की स्टाइल है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि वो कोई चीज ऐसे ये एक शब्द होता है गुजराती शब्द, मुझे इस समय याद आने लगा है, आड़े धड़, लेकिन यहाँ हिंदी में भी बोलते हैं कि एकदम से अचानक कोई चीज नहीं करते। बहुत लोगों को मालूम, शायद याद आप लोगों को याद नहीं आएगा, या मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब नकदी नोटों को बंद किया गया, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही। आज उसके अच्छे परिणाम देश के सामने उपस्थित है कि सब कुछ इतना होने के बावजूद, पूरी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डोल होने के बावजूद, कोरोना जैसे संकट काल में से 2-2 साल निकालने के बावजूद, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, कार्यालय बंद हो गए, एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया, ऐसे समय में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हमारी जो आर्थिक प्रगति रही है, वो धीमी नहीं पड़ी, उसे धीमी नहीं पड़ने दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमने अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन किया। माननीय मोदी जी ने उसको एक औपचारिक अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने नोटबंदी किया था, जब नकदी का चलन रोका गया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हमारा देश तैयार नहीं है इसके लिए, ये क्यों कर दिया गया, ऐसी बहुत सी आवाजें उठी थी। ऐसे लोगों को हम सबको याद नहीं होगा, या याद कराना पड़ा था कि भाई अचानक कहाँ किया है। आपको अगर याद हो तो सबसे पहला उनका पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था, वो था जनधन अकाउंट खुलवाने का। किया था कि नहीं किया था? उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर जनधन की, भाई हर व्यक्ति का अकाउंट खुलवा लो, आपके हित में है, आपके भले में है, आपके नाम का अकाउंट अगर नहीं है तो होना चाहिए, बिना किसी को बताया कि आने वाले दिनों में मैं नगद को बंद करने वाला हूं। हुआ था ना? लेकिन तो अचानक कहा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हमको 2 साल पहले, हमको 3 साल पहले कहे थे कि आप अपना अकाउंट खुलवा लो। हम तो 3 साल पहले कहे थे कि हम जो भी अब पेमेंट गरीब को करेंगे
किसान को करेंगे, और उन्होंने शुरू भी कर दिया था। वो प्रयोग 3 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके थे, किसी को भनक नहीं लगी थी। हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो मनरेगा में मजदूरी दी जाती है वो अकाउंट में दी जाए। हम लोगों ने कहा था कि शिष्यों को विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है वो उसके अकाउंट में जानी चाहिए। मध्याह्न भोजन, अन्य कई सारी योजना, विधवाओं का पेंशन अकाउंट में जाना चाहिए, वृद्धाओं का पेंशन उनके अकाउंट में जाना चाहिए। ये बातें नोटबंदी के बहुत पहले, 2 साल 3 साल 4 साल पहले उन्होंने देश को सिखाना शुरू कर दिया था कि इसके लिए आप तैयार हो जाओ, और उसका परिणाम भी सुखद मिल रहा था। 100 का 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा किसान के अकाउंट में जाता है। तो नोट तो वो कोई चीज अचानक करते ही नहीं, उनकी सोच जो होती है वो आज क्या कर रहे हैं और 3 साल बाद इसकी कौन सी 300वीं कड़ी या 1000वीं कड़ी कैसे हम जोड़ेंगे, यहाँ तक का उनको मथुरा में जो कर रहे हैं उसका असर जो है गुजरात में कैसा पड़ेगा, महाराष्ट्र में कैसा पड़ेगा। मथुरा से लेके महाराष्ट्र तक की उनके दिमाग में गणित होती है कि यहाँ हम बटन दबा रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्या उसका असर पड़ेगा। इतनी व्यापक और विलक्षण सोच और प्रतिभा के धनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे देश की एक विडंबना रही है। आज भी आप देखते होंगे कई चीज़ों में आप देखते हैं कि एक चीज़ तो है लेकिन उसका जो एक आवश्यक अंग है वो दूसरा नहीं है। पुल बना है लेकिन दोनों तरफ की सड़क नहीं बनी है, या सड़क बन गई है तो बीच में पुल बना है, खंभा बन गया पुल का लेकिन ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ है। तो इस तरह की कमियां हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी उसकी पहचान बन गई थी। हमारे माननीय जी जो एक दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ रहे थे, उसमें उन्हीं का एक शेर है, खास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, खास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये हमारे मुल्क की पहचान बन गई थी, उसे आकर के माननीय मोदी जी ने दूर किया। और देखते देखते प्रधानमंत्री के कार्यालय में, या जब वो मुख्यमंत्री के थे तब भी मुख्यमंत्री थे, तो स्वागत नाम का एक कार्यक्रम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वो हम लोगों ने बनाया, शुरू किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति नाम का एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, जिसपे हर महीने देश के ऐसे 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल से लंबित प्रोजेक्टों को वो स्वयं बैठ करके देखते हैं। उस ऑनलाइन व्यवस्था में राज्य का मुख्य सचिव भी होता है, भारत सरकार के सारे सचिव होते हैं, सारे जो संबंधित सचिव हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई रेलवे वाला कहीं रोड रोक के बैठा है, रोड वाला कहीं रेलवे रोक के बैठा है, सिंचाई वाला कहीं रोड रोक के बैठा है, स्कूल रोक के बैठा है, वन विभाग वाला 50 प्रोजेक्ट रोक करके बैठा है कि नहीं हम वन में से नहीं जाने देंगे। तो ऐसे सारे विभागों को एक साथ बैठा करके उनको डांट डपट करके भाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या वन में अगर जंगल में सिंचाई की एक कैनाल निकल जाएगी तो क्या वन को फायदा नहीं होगा, क्या वन्य जीवों को फायदा नहीं होगा, उससे आकर के पानी नहीं पिएंगे उसमें, क्या बात करते हो, कैसे तुम सोच रहे हो कि नहर और कैनाल निकल जाएगी वन में से तो वन नष्ट हो जाएगा सोच का। तो ये एक जो 360 कोण का 360 डिग्री जो सोच होती है पहली बार इस देश के प्रशासन में आई है, उसे मैंने स्वयं गुजरात के एक अधिकारी के रूप में और एक उनके साथ काम करते हुए मैंने सीखा। वही उसी तरह से देश के शासन व्यवस्था में भी 360 डिग्री सोचना, इस पुस्तक में भी इस बात का उल्लेख हुआ है कि सर्वग्राही जो सोच है, हर तरह से जो सोच है, उस बात को सोच करके प्रशासन चलाना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी एक लाइन से उसकी व्यवस्था कैसे हो, इन सब बातों पर ध्यान रखना, ये माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हमें इस देश में प्रधानमंत्री कार्यकाल में देखने को मिला है। और आप सब और हम सब ज़्यादा भाग्यशाली है कि हमारे एक पार्टी के नेता के रूप में भी हमें उनका नेतृत्व मिला है, हमें उनका वर्चस्व मिला है। और एक अंतिम बात
अंतिम बात ये कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी है, जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस प्रकार वो स्वयं एक अदना कार्यकर्ता से ऊपर बढ़ करके प्रधानमंत्री बने हैं, जिस तरह से माननीय अमित शाह जी एक अदना कार्यकर्ता से गृह मंत्री बने हैं, वैसे ही हमारी आपकी पार्टी में से हमारे आपके जैसा कोई कार्यकर्ता उच्च पद पर जाकर के बैठेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। महानगर अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी से अनुरोध करूंगा, वह भी समापन